बहुत स्वागत, नमस्कार। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब, एस बैल साहब, विजय त्रिवेदी जी हमारे मेहमान। लगातार खबरों पर बात हो रही है। खबर मुजफ्फरनगर से अभी आ रही है, तस्वीरों के साथ आपको दिखाते हैं। यहाँ कांवड़ खंडित होने की अफवाह के बाद हंगामा हो गया है। कांवड़ खंडित होने की बात उठी और इसके बाद कांवड़ियों और एक दूसरे समुदाय के लड़के के बीच में मारपीट हो गई। कांवड़ियों से दरअसल बाइक की एक टक्कर हो गई थी और कांवड़ खंडित हो गया, ऐसा कहा जा रहा है। और उसके बाद खूब हंगामा हुआ, पुलिस भी मौके पर है। जरा तस्वीरें देखिए पहले। देखिए, बाइक से टक्कर हुई है, कहा जा रहा है। उसके बाद एक कांवड़ लेकर जा रहे शिव भक्त का कांवड़ खंडित हो गया। और वो आप बाइक पर गुस्सा निकालते हुए देख रहे हैं। पुलिस वाला बाइक साइड कर रहा है, तब भी बाइक को पीटे जा रहे हैं लोग। बाकी कहानी आपको बताएंगे। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता योगेश जो जुड़े हैं हमारे साथ। क्या हुआ योगेश वहां पर और अब क्या हो रहा है, स्थिति क्या है? योगेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जुड़ते हैं फिर। एक बार तस्वीरों को देखिए आप। शहर के बीच की बात है। एक तो बीच बाजार आपको दिखाई दे रहा है और वहां पर जो लड़का रहा होगा शायद वो भाग गया होगा, जिसकी बाइक होगी, क्योंकि बाइक ही दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसी तस्वीरें अक्सर आ जाती हैं कांवड़ के, जब कांवड़ यात्रा चलती है तो हंगामा जो है ये मुजफ्फरनगर में होता हुआ जो दिखाई दे रहा है। इसमें चिंता ये रहती है कि कई बार ये छोटी बात जो है कई बार बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि इस वक्त कांवड़ खंडित होना उनके लिए बड़ी बात हो जो लेकर के चला है उसको। त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? नहीं, लेकिन देखिए ये किसी भी सूरत में इसको अलाउ नहीं किया जा सकता है। ये खंडित कांवड़ होना ये किसी के लिए आस्था विश्वास का मसला है। लेकिन ऐसे शहर के बीच में से अगर गए और किसी की बाइक छू गई या किसी कोई भी हो, वो कौन है इससे कोई मतलब नहीं है। तो या तो डेडिकेटेड रूट हो कि उधर कोई जाएगा ही नहीं, वरना तो ये तो किसी भी वक्त, और पहले भी होता रहा है, पहले भी गाड़ियां लड़ गई तो गाड़ी उलट दिया, उसको तोड़फोड़ कर दी। और ये जो कुछ हो रहा है ये तो अनर्थ की स्थिति है ना। पुलिस वाला उस बाइक को हटा रहा है, उस पर भी वो लाठी चला रहा है या मार रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी धार्मिक इसकी आड़ में इसकी इजाजत दी जानी चाहिए। आपकी आस्था, आपकी स्वतंत्रता, आपका जो कुछ भी है उसको बिल्कुल सम्मान किया जाना चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पहचान के मसले पर मेरे बड़े स्पष्ट विचार हैं, लेकिन ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कोई भी कांवड़िए के नाम पर, कांवड़ यात्रा के नाम पर ऐसा इस तरह का काम करता है। वो बता देंगे पूरा मामला क्या है। जी बताइए योगेश, क्या हुआ? हाँ देखिए सौरभ, ये अभी थोड़ी कुछ देर पहले की लगभग 2 बजे की घटना है, जब दिल्ली निवासी कुछ कांवड़ यात्री जो कलश यात्रा लेकर मुजफ्फरनगर से गुजर रहे थे, तभी शिव चौक से पहले बिल्कुल शहर कोतवाली के सामने जब ये कांवड़ यात्री गुजर रहे थे, तभी क्योंकि उसी टाइम स्कूल की छुट्टी हुई थी और ट्रैफिक ज्यादा था सड़क पर, तो एक बाइक सवार जो अपने किसी काम से निकल रहा था और उसकी कांवड़ यात्री से टक्कर हो जाती है, जिससे जल खंडित हो जाता है। जिसके बाद कांवड़ यात्री इतने उग्र हो जाते हैं कि वो हाथों में जो पहले से लाठी डंडे लिए हुए थे वे इसके ऊपर टूट पड़ते हैं और पुलिस के ठीक सामने ही वो उस युवक की पिटाई करते रहते हैं। जी सर। तो बाद में फिर शांत करा लिया गया इनको? हाँ, पुलिस ने, देखिए पुलिस मौके पहुंची, पुलिस ने पूरा मामला शांत कराया। जो कांवड़ यात्री हैं उनके लिए एक टीम हरिद्वार रवाना की है जो गंगा जल लेकर आएगी। और जो जिस युवक को कांवड़ यात्री ने पीटा था उसको हिरासत में लिया है, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि कांवड़ यात्रियों के इस तरह से क्रोध आने के बाद पूरा जो वहाँ का इलाका था वो वहाँ पे पूरी तरह से एक तनाव बन गया था। ठीक है, लेकिन अभी शांतिपूर्ण है। बहुत शुक्रिया योगेश आपका। अच्छा, कांवड़ यात्रा पर योगी आदित्यनाथ की बड़ी नजर है और आप जानते हैं कि योगी सरकार आने के बाद कांवड़ यात्रा को लेकर के और बहुत बड़े बंदोबस्त किए जाते हैं। पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की जाती है और पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश रहते हैं कि कांवड़ियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको कोई असुविधा ना हो।
योगी विरोधी जो हैं वो कांवड़ यात्रा के बहाने उनको घेरने की कोशिश करते हैं, और अखिलेश यादव हों, बाकी नेता हों, अक्सर मांग करते हैं कि इन सबके लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होना चाहिए, चलने के लिए उनके विश्राम की अलग व्यवस्थाएं वो करते ही हैं। वैसे वो समाज भी करता है, सरकार भी करती है, लेकिन ऐसी घटनाएं ना हों, इससे निपटने के लिए कोई और व्यवस्था होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ का एक बयान आपको सुनाने जा रहा हूं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में राम कथा समापन के समारोह में योगी आदित्यनाथ बोले कि समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो राम का विरोधी है उसकी दुर्गति होनी तय है, उसे कामयाबी नहीं मिल सकती। रामायण मेले का प्रचलन शुरू किया था डॉक्टर लोहिया ने। वे समाजवादी थे। आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना, जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है। और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है। उसको सफलता नहीं मिल सकती है, उसको सदगति भी नहीं मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती। आप रामायण कालखंड से उठाकर देख लीजिए। यानी राम के साथ जो दुर्गति करता है, राम के साथ जो द्रोह करता है, उसकी दुर्गति तय है। मनुष्य के रूप में मारी जन्म लेता है और पशु के रूप में मारा जाता है। तो अब लोहिया के बहाने उन्होंने अखिलेश यादव पर वार किया। नहीं, लोहिया के बहाने याद किया उन्होंने। रामायण मेला बड़ा वो होता था लोहिया जी के, और लोहिया जी ने शुरू किया था। अभी जो चर्चा भी हो रही थी, हर्ष जी जिसका कर रहे थे, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। पहले के राजनेता धर्म विरोधी तरीके की भूमिका में नहीं रहते थे, सब धर्मों के साथ समरसता के साथ काम करते थे। लेकिन योगी जी ने कहा कि वो आजकल के समाजवादी राम भक्तों पर गोलियां चलाते, और जो राम भक्त हैं वो गोलियों वालों को सिविलियन अवार्ड देते हैं, पद्म भूषण देते मुलायम सिंह को, मुलायम सिंह यादव को। तो ये भी तो याद ही होगा योगी जी को। तो ये कंट्राडिक्शन ऑफ लाइफ जो है ना, सब अपने अपने हिसाब से चलाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और उसको चलता रहता है कि किस तरह से काम करना चाहिए। समाजवादियों के साथ क्या है, लोहिया के साथ क्या है। लेकिन आपने चूंकि ये बात हो ही गई तो एक छोटा कमेंट आपका। उन्होंने कहा कि भाई, आपने भी कहा कि पुराने नेता जो थे धर्म और राजनीति को समन्वय के साथ चलाते थे। लोहिया जी का उदाहरण योगी जी ने दिया। अखिलेश यादव इस लीग से हट गए क्या? मोटे तौर पर हट गए। अभी जिस तरह ये जो पूरा राम मंदिर निर्माण का मामला हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का मामला हुआ, उसमें अखिलेश जी वहाँ पर नहीं नजर आए। और अयोध्या को लेकर अवधेश जी की जो जीत हुई वो एक पॉलिटिकल जीत है। उसको राम मंदिर से जोड़कर जिस तरह से उन्होंने एक ट्रॉफी लगाई थी संसद में, वो बहुत उनको कनेक्ट नहीं कर। अच्छा, यूपी एटीएस जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, कि हिंदू धर्म का हास्य और तंज जिस तरह से अखिलेश करते हैं वो उनके लिए बहुत भारी। यूपी एटीएस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है उसी धर्मांतरण करने वाले छांगुर बाबा पर, सुनते हैं जरा। की है अवैध धन का इस्तेमाल करके उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, क्या अभी तक जो जितनी भी आगे पहले जांच पड़ताल हुई है, क्या इस बात की कोई जानकारी अब तक कितने लोगों का अवैध धर्मांतरण कराया होगा, कितनी महिलाएं होंगी, कितने पुरुष होंगे, कोई आइडिया? इस संबंध में अभी कोई गैस करना उचित नहीं है, क्योंकि एटीएस इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी कर रही है, उसमें गहन विवेचना कर रही है। लेकिन ये बात इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहाँ कार्य कर रहा था, और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। सर, जो एफआईआर एटीएस की है उसमें जमालुद्दीन के भतीजे का भी नाम है, सबरोज का, और इसका भांजा है शहाबुद्दीन, एक नागपुर का ईदुल इस्लाम भी है। 9 नामजद आरोपी हैं, मात्र 4 गिरफ्तार हैं। 5 की गिरफ्तारी कब होगी? इस प्रकरण में जब प्रत्येक मुलजिम के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूरी हो जाती है, उसके बाद ही गिरफ्तारी की जाती है। एसटीएफ ने अपने जांच में काफ़ी साक्ष्य संकलित किए थे, और जहां जहां उन साक्ष्यों के बारे में पुख्ता तथ्य इकट्ठा कर लिए गए हैं, जिन मुलजिमों के विरुद्ध पुख्ता तथ्य प्राप्त हो गए हैं, उन सब की गिरफ्तारी कर ली गई है। आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। सर, एक मोहम्मद अहमद का नाम है जो पूना में बैठा हुआ है, यहाँ कुछ लोग उसको राइट हैंड भी बताते हैं, लेकिन अब उसका बयान आ रहा है
वो खुद अपने आप को पीड़ित बता रहा है और ये बता रहा है कि छांगुर बाबा का मुख्तार अंसारी से भी कनेक्शन है। छांगुर बाबा के सारे कनेक्शंस की जांच की जा रही है। किसी भी एक व्यक्ति के बयान को ज़मीनी तथ्यों से उसके खिलाफ अवेलेबल एविडेंस की कसौटी पे कसना पड़ता है। जब सारे जानकारियां इकट्ठी हो जाएंगी तभी मैं इस पर कोई स्टेटमेंट दे पाऊंगा। मोहम्मद अहमद आपका आरोपी है, मोहम्मद अहमद आपके लिए आरोपी है सर? मोहम्मद अहमद इस प्रकरण में नामजद है। सही नाम ले रहे हैं। तो अभी हम लोग भी आपस में यही बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हुए कि बड़ा मामला है और यूपी सरकार इसको एक बड़े मामले की तरह ट्रीट करती हुई दिखाई भी दे रही है। मेल साहब बिल्कुल सही कह रहे हो। और क्योंकि इसके लिंक्स दो ऊपर नीचे से जो है, अगर हम सब लिंक्स को जोड़ना शुरू करें तो जहां पे भी कोई टेरर की एक्टिविटी होने वाली है वहां पे हमेशा आपको मिलेगा कि जो पैसा है उसका लॉन्डर किया जा रहा है, इंडोक्ट्रिनेशन किया जा रहा है, धर्म को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजों का जो मेल बनता है एंड में, ये बहुत सीरियस है और इसको गवर्नमेंट भी सीरियसली ले रही है। और बाद में आप जरूर देखेंगे इनके लिंक्स कोई बड़े बड़े टेररिस्ट के साथ या फिर कोई बड़े फाइनेंसर्स के साथ जो कि मिडिल ईस्ट में है, जो कि भारत को स्टेबल नहीं देखना चाहते, उनके साथ पक्का हो। आप कह रहे हैं कन्वर्शन से तो है ही इशू, लेकिन इसका कोई ना कोई सिक्योरिटी इंप्लीकेशन भी हो रहा है, निकलेगा। ओके, दिल्ली की खबर। दिल्ली में मानसून की कल पहली बड़ी बरसात हुई है और आज भी दिल्ली में थोड़ी थोड़ी जमा हो ही रही है बरसात। लोगों को तो राहत मिली जो अपने घरों में थे, लेकिन जो उस वक्त सड़क पर थे उनके साथ तो वही हुआ जो हर साल होता है। ट्रैफिक थम जाता है, कई जगह पानी भर जाता है तो ट्रैफिक की रफ्तार भी स्लो हो जाती है। तस्वीरें आई हैं ऐसी। अब इसमें थोड़ी बयान आपको बताता हूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग कहानी है ये भी, सिर्फ बरसात की बात नहीं है। कल बारिश हुई और आतिशी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उनके अभी एक्स हैंडल पर जाकर देखिए आप, एक के बाद एक 20 वीडियो डाले हुए उन्होंने। दिल्ली में यहाँ पानी जमा, यहाँ पानी जमा, यहाँ स्विमिंग पूल बना दिया बीजेपी ने, यहाँ बना दिया। ये देखिए एक दिखा रहा हूँ आपको, कितने ही वीडियो उन्होंने डाले हुए हैं। अच्छा, हुआ दिल्ली में ऐसा और कोई नई बात नहीं है, हर साल होता है। लेकिन ये इस बार इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं परवेश वर्मा, उन्होंने ये स्टेटमेंट बड़ा कॉन्फिडेंटली ये स्टेटमेंट दिया था कि पहले लोग दिल्ली में मानसून आने की आहट सुनकर डर जाते थे और ये मनाते थे, ईश्वर इस बार बरसात मत कराना दिल्ली में, नहीं तो दिल्ली डूब जाएगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मानसून का दिल्ली में स्वागत है, मानसून आए और खूब बरसे, हमने सब व्यवस्था कर ली है। अब आपका उनका वो बयान भी सुन लीजिए और आम आदमी पार्टी अब ये तस्वीरें दिखा करके क्या कह रही है वो भी देख लीजिए। बारिश में सबसे पहले तो मानसून का स्वागत है दिल्ली में। मानसून के लिए दिल्ली में कहा जाता है कि बारिश ना आए तो अच्छा है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं कि बारिश आती है तो सारी सड़कों पर पानी भर जाता था और वो प्रे करते थे कि बारिश ना आए। मगर हम मानसून देवता का स्वागत करते हैं दिल्ली में, वो आए और ज़ोर से बरसे। और हम भी दिखाएंगे कि हमने जो पिछले 4 महीने में हमने ड्रेन्स का काम किया है, हमने मिंटो ब्रिज का काम किया है, ITO के ऊपर गरीबों की झुग्गियों को उजाड़ने का षड्यंत्र किया गया, गरीबों को उजाड़ भी दिया गया। मगर अगर डीसिल्टिंग होती तो क्या हर जगह जलभराव होता? हर जगह जलभराव है। अच्छा, उनके वो तो मंत्री जी की तो जो दावा था, एक जगह उनका दावा सही हुआ, मिंटो ब्रिज, क्योंकि वो बोल भी रहे थे। अच्छा, मिंटो ब्रिज दिल्ली का मानसून का लैंडमार्क है। मतलब मानसून आता है और हर न्यूज चैनल का कैमरा सबसे पहले भागता है मिंटो ब्रिज। मिंटो ब्रिज जो है वो ITO दिल्ली, आप जो कोई दिल्ली को समझते हैं, कनॉट प्लेस से जोड़ता है और बड़ा एक अच्छा सा गेट सा मालूम पड़ता है, अंडरपास है वो। और वहां हम इतना पानी जमा हो जाता है कि DTC की बसें डूब जाती हैं, दिखाई नहीं देती, बस इतना पानी हो जाता है वहां पे। तो इन्होंने कहा था इस बार मिंटो ब्रिज नहीं डूबेगा, कोई बस नहीं डूबेगी। तो मिंटो ब्रिज पे तो नहीं डूबी बस, पूरी दिल्ली तो मिंटो ब्रिज बन गई। तो ये हो गया। लेकिन अब जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं बड़ा मजेदार है। अभी 4 महीने पहले गई है इनकी सरकार, 6 महीना कह लें। अब वो कह रहे हैं कि डीसिल्टिंग की होती तो। डीसिल्टिंग कब हुई है दिल्ली में? किस मॉनसून में दिल्ली का यह हाल नहीं हुआ है? ये तो 10 साल सरकार में रहे हैं। आज वो कह रहे, उनको बात कहने का हक है, विपक्ष है तो कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली का तो हर साल यही हाल होता रहा, बस रोल रिवर्सल हो गया। पहले बीजेपी कहती थी, आज ये बात जो है वो आम आदमी पार्टी कह रही है। अच्छा, यहाँ सारे लोग मुझे लगता है दिल्ली वाले ही हैं, तो महसूस कर सकते हैं।
देखिए, दोषारोपण का काम तो सालों से सरोज चल रहा है। जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, जब उनसे पूछा 2014-15 में पानी को लेकर, तो उन्होंने कहा साहब शीला दीक्षित की सरकार थी 15 साल, उन्होंने कुछ किया नहीं, अब हमको सत्ता मिली हम करेंगे। 10 साल में आम आदमी पार्टी ने कुछ किया नहीं। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी आई है, समय लगेगा काम करने के लिए। मिंटो ब्रिज पे निश्चित रूप से प्रवेश शर्मा ने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी किया था सुबह कि वहाँ किस तरीके से साफ सफाई की गई है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कॉर्पोरेशन के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर और सेंटर के बीच में, कहीं ना कहीं वो लीक कर रहा है। अरे आम आदमी पार्टी कहती है इसको 4 इंजन की सरकार, केंद्र सरकार, एलजी, स्टेट गवर्नमेंट और एनसीडी सब बीजेपी के पास। लेकिन हमें इस बार यह भी देखना पड़ेगा सरोज जी, पिछली बार जिससे रामगोपाल यादव को उठा के ले गए थे मानदो सेशन के समय, याद होगा वो वीडियो चला था कि सुरक्षा कर्मी रामगोपाल यादव जी के घर में पानी घुस गया था, तो वो गोदी में उठा के कार में बिठाने लेके जा रहे थे। क्या इस बार वो फिर से वीडियो देखने को मिलेगा कि किसी सांसद के घर में पानी चला गया है? एक सर सॉरी रोक रहा हूं बीच में, क्योंकि मेरे लालच है खबर सारी आ जाए। अब एक खबर है दिल्ली की, ये बनी वो थी कि रेखा गुप्ता जी का जो बंगले का रेनोवेशन 60 लाख रुपए का टेंडर निकाल के पीडब्ल्यूडी कराने वाली थी, वो टेंडर वापस ले लिया गया। कोई वजह नहीं बताई गई, केवल प्रशासनिक वजह बताई गई है। लेकिन विवाद इस पर हुआ था, इसको कहा था माया महल आम आदमी पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ रंग महल या ऐसा कुछ इसको कह दिया था। क्या इस विवाद से घबरा कर यह फैसला वापस लिया गया है सर? क्या लगता है आपको? बड़ा कारण हो सकता है ये, क्योंकि जिस तरह से वो शीश महल के बाद सरकार आई थी, शीश महल को लेकर जो अरविंद केजरीवाल का था, उसके बाद सरकार आई और उसके बाद आप तुरंत मुख्यमंत्री आवास पर 60 लाख रुपए खर्च करें। अब इस पर बहस हो सकती है कि 60 लाख रुपए ज्यादा होता है, कम होता है, क्या हो सकता है, लेकिन एक पॉलिटिकल परसेप्शन की बात होती है। हमेशा आपको बताना चाहिए कम होता है कि ज्यादा होता है सर? नहीं, मुझे मुख्यमंत्री के बंगले के रेनोवेशन के लिए 60 लाख रुपए का रकम मुझे नहीं पता, लेकिन ये पॉलिटिकल परसेप्शन की बात होती है। बच रहे हैं सर? बच नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी ने ये सोचा होगा कि ये परसेप्शन में खराब हो सकता है कि एक नजरिए में लोगों को खराब लगे कि अब ये सरकार भी उसी तरह से कर रही है, इसलिए कारण हो। कर्नाटक की बड़ी खबर, कर्नाटक में 2.5 साल वाले सीएम फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस के लिए मुसीबत कम नहीं हो रही है। डीके शिव कुमार के समर्थन में विधायक अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की खुलकर मांग कर रहे हैं और मामला दिल्ली दरबार में पहुंच गया है। हमारी सीनियर एडिटर विजय लक्ष्मी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो दिल्ली आए हुए हैं उनसे बात की और इसमें उन्होंने इस 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया। कहा मैं मुख्यमंत्री हूं और 5 साल रहूंगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब हमारे साथ हैं, दिल्ली में हैं और काफ़ी इस तरह की चर्चाएं हैं कि क्या किसी तरह का चेंज कर्नाटक में होने वाला है। इन तमाम चीज़ों पर उनसे बातचीत करेंगे। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टीवी सर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी चेंज ऑफ गार्ड, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ स्पेकुलेशन दैट द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका विल बी चेंज्ड आफ्टर 2.5 years. See, there is no such thing in our party. It is only a speculation in the newspapers. So far as our party is concerned, the party is not seriously thinking of, there is no issue like that, and there is no question of changing the leadership. I am elected for the full term. Now there is no vacancy. For now you're saying there is no vacancy. That is what I said. Shiv Kumar also said it. There is no vacancy. So far as the chief ministership is concerned, he himself said it. कह रहे हैं कोई वैकेंसी नहीं है और डीके शिव कुमार भी ये कह चुके हैं। ये खबरें सिर्फ अखबारों में चल रही हैं, हमारी पार्टी में ऐसी कोई चर्चा भी नहीं है और ना हमारी पार्टी में इस बात को लेकर के कोई विवाद है। आप ठीक कह रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहूंगा और अगला चुनाव भी मेरे नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ये बात भी उन्होंने कही है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं और आपको बता दूं, ये अभी कल मेरे ख्याल में आए हुए थे डीके शिव कुमार, कल या परसों, और एक दिन के बाद ये आए हैं मुख्यमंत्री। दोनों, एक ये राजनाथ जी से मिले थे, वो सीआर पाटिल से मिले थे। इनका अपना कोई मामला था वहाँ का, कर्नाटक का। बहुत चर्चा थी कि ये मिलेंगे गांधी फैमिली से। अब शायद इनको ये लगाओ कि हम मिलेंगे तो कहानी बनेगी दोबारा, मीडिया पहले ही कह रहा है। तो इन्होंने गांधी फैमिली से कोई नहीं मिला, लेकिन ये रणदीप सुरजेवाला से मिले जो कर्नाटक इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी के। और रणदीप सुरजेवाला को ही मिलकर सारे विधायक ये कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार का नंबर कब आएगा, ये हमको बताइए। त्रिपाठी जी, अब क्या अब आग बुझ गई है, मान लें? नहीं, आग तो बिल्कुल नहीं बुझी है। मुझे तो डीके शिव कुमार से सहानुभूति होती है, क्योंकि अब वो बेचारे इस अवस्था में भी नहीं है कि जितना बड़ा मैंडेट कांग्रेस के पास है कि वो तोड़ के विधायक ले जा पाए। कमाल की बात यह है कि जो ताकत है वो शिव कुमार के ही पास है। सिद्धारमैया, जिसको कई बार कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति एक बन जाता है और फिर उसको कहा जाता है कि इसको हटाएंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो कर्नाटक की राजनीति में सिद्धारमैया वही,
जो बार बार ये कहा जाता है कि पिछड़ा वोट या दूसरा वोट कोई चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के पास जो परंपरागत मतदाता समूह है उसमें कुछ भी सिद्धारमैया जोड़ते नहीं है। अगर कोई जोड़ता है तो डीके शिव कुमार जोड़ते हैं, वो कलिगा की वजह से। ये जो पूरा चुनाव था, इस चुनाव में बहुत साफ साफ दिख रहा था कि डीके शिव कुमार की भूमिका बड़ी थी, बड़ी होनी भी चाहिए थी। अब चूंकि गांधी परिवार के भीतर जो डाइनिंग टेबल वाला संघर्ष है वो बहुत बड़ा है और अभी राहुल गांधी सब कुछ तय करते हैं, एक पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति वो हटाया जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, तो उन सब वजहों से डीके शिव कुमार की गुंजाइश नहीं है। लेकिन कई बार होता है ना कि आप पुश करते रहते हैं, कहां तक वो इसको बर्दाश्त करेंगे, कहां तक अपना अपमान बर्दाश्त करेंगे, ये बड़ा सवाल है। मतलब जो कहा जा रहा है बयान वो केवल दिखाने के लिए है। निश्चित तौर पर इसमें कोई भ्रम नहीं। अब एक खबर आपको देते हैं कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स से जुड़ी हुई। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि अमेरिका टैरिफ का इस्तेमाल अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए कर रहा है और अब डोनाल्ड ट्रंप का ब्राजील के खिलाफ उठाया गया हालिया कदम इस बात की ओर इशारा भी करता है। ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया है। अब अमेरिका की ओर से 20 देशों को भेजे गई चिट्ठियां अब यह बताती हैं कि ये 20 देश के साथ हमारी ट्रेड डील नहीं होगी और ट्रंप ने आखिर किस बात का यह बदला लिया है, इस पर चर्चा हो रही है। ब्राजील के साथ जहां तक मामला है, बैल साहब आपको और डिटेल में बताएंगे, ये टैक्स का तो मामला है ही है, वहां एक दूसरी और चर्चा चल रही है कि ये जो पूर्व राष्ट्रपति वहां के थे जायर बोल्सोनारो, बिल्कुल वो जब अपना चुनाव हारे और ये लुला डी सिल्वा जीते तो बोल्सोनारो ने चुनाव के नतीजे मानने से इनकार कर दिया, अपनी हार मानने से इनकार कर दिया और कोशिश की कि किसी तरीके से मैं सत्ता में बना रहा हूं। इस पर उन पर मुकदमा भी चला है, उन पर और आगे चुनाव लड़ने पर बैन भी लगा दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप उनका साथ दे रहे हैं। बोल्सोनारो को 2030 तक उन्होंने बैन लगाया कि आप इलेक्शन के लिए नहीं खड़े हो सकते। लेकिन ये बात बोल्सोनारो की नहीं है। कहते हैं कि वो दोस्त थे ट्रंप के, वो सब सही है, लेकिन मेन जो उनको गुस्सा चढ़ा है वो चढ़ा 2 रीजन से। एक रीजन था ब्रिक्स का, जब इसमें स्टेटमेंट आई थी कि यूनिलैटरल जो टैरिफ इंक्रीज कर रहे हैं कुछ देश और वो WTO के खिलाफ है। और दूसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो जो प्रेसिडेंट हैं अभी ब्राजील के, उन्होंने स्टेटमेंट ट्रंप के अगेंस्ट दी थी कि ये वर्ल्ड चेंज हो रहा है, ये दुनिया चेंज हो रही है, इसे एम्परर की जरूरत नहीं है। ये बहुत बुरी तरीके से हिट किया था ट्रंप को और ट्रंप की काफी ईगो है। जब ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है, बहाना कोई भी ले वो, लेकिन ये 50% जो टैरिफ की बात कर रहे हैं ब्राजील पर सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है ना वो ये है कि 6.8% ट्रेड सरप्लस यूएस का है ब्राजील के ऊपर। लुला डी सिल्वा ने ये ट्रेड डेफिसिट की बात ट्रेड डेफिसिट क्या है? सर एक और इंटरनेशनल खबर पर आप ही की राय में जानना चाहता हूं। ये भी बहुत हमारे लिए बड़ी इंटरेस्ट की बात है। ये इंटरेस्ट मतलब हमारे लिए होनी चाहिए, इस पर मतलब हम ध्यान दें। पाकिस्तान में पहुंचे टर्की के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, वहां मतलब इनका आपस में गठजोड़ और गहरा हो रहा है। वहां जाकर के टर्की ने पाकिस्तान को इनवाइट किया है कि जो हिस्सा इसने जैसे पीओके ले रखा है पाकिस्तान ने, ऐसे साइप्रस की एक टेरिटरी ले रखी है टर्की ने जिसको वो नॉर्दर्न साइप्रस कहता है, वहां पर पाकिस्तान को इनवाइट किया है कि आप वहां ये निवेश कीजिए, काम कीजिए, व्हाटएवर। तो अब वो वहां पर पाकिस्तानियों को जो है एक्सेस देने वाला है। अभी प्रधानमंत्री साइप्रस जब गए थे तो दूर से दिखाया था साइप्रस के राष्ट्रपति ने, देखिए वो हमारा हिस्सा है जिसके जो टर्की ने हड़प रखा है। तो ये टर्की पाकिस्तान का नजदीक आना। सर जो मुझे ये पढ़ते हुए दूसरी खबर पर नजर पड़ी जी कि नेपाल में इंडियन बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में टर्की की फंडिंग से वहां पर मदरसे और मस्जिदें ये सब चीजें बनाई जा रही हैं। बिल्कुल, अभी आप देखिए एक एक्सेस सा बनता जा रहा है नेपाल में, नेपाल इंडिया बॉर्डर पर। बिल्कुल, ये एक एक्सेस सा बनता जा रहा है जो चीन, पाकिस्तान और साथ में टर्की और अजरबैजान का है। पहले मैं नॉर्थ साइप्रस की बात कर लूं, वहां पे एक यूएन का रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन नंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 550। वो क्या कहता है रेजोल्यूशन? वो ये कहता है कि टर्की का जो ऑक्यूपाइड एरिया नॉर्दर्न साइप्रस में उसको रिकॉग्नाइज ना किया जाए, और अगर वो पाकिस्तान को वहां बुला रहा है, उस टाइम पे भी सिर्फ एक कंट्री थी जिसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगेंस्ट गए थे इस बात को, और वो थी पाकिस्तान, और एक था यूएस से जिसने एब्सटेन किया था। लेकिन इस समय अगर पाकिस्तान वहां इन्वेस्ट करता है, अपनी फौजों को भेजता है या डिफेंस का कुछ भी करता है, तो वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल
550 को वायलेट करेगा। यह एक बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी चीज आती है जो टर्की कर रहा है। टर्की ने इस्लामाइजेशन प्रोसेस जो शुरू किया, जब से उसको ईयू में नहीं मिली अपनी जगह, मेंबरशिप नहीं मिली, तब से ये इस्लामाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ। तब से वो सुन्नी वर्ल्ड के अंदर अपने आप को खलीफा देख रहा है और तभी से उसने अपना इन्फ्लुएंस जो ऐसे ऐसे देशों में बढ़ाना चाह रहा है जो कि भारत के अगेंस्ट काम करते हैं। जैसे कि ये बना रहा है नेपाल के अंदर वो एरियाज, पहले तो कम्युनिस्ट था नेपाल के अंदर जिन्होंने काफी भारत के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दी थी, लेकिन अब आ रहा है कि नेपाल और इंडिया बॉर्डर के अंदर भी वो कुछ ऐसे मदरासों और एरियाज को इस्लामाइज कर रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे सिक्योरिटी के ऊपर इफेक्ट पड़े। तो ये सब चीजों से आगाह हमको रहना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत खबरों पर बात हुई। एक मिनट और बैर आपका, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।